औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आज का हमारा टॉपिक है इपॉक्सी रेजिन्स को डिस्कस करना। सो ए सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ ए इपॉक्सी पॉलीमर्स। अब इपॉक्सी पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो ए सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ इपॉक्सी पॉलीमर, कोई एक इपॉक्सी पॉलीमर होगा, उसका क्या बनेगा, पॉलीमर्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हमारी ये दीवार है ना, इसमें छोटी छोटी ईंटें मिलकर बड़ी दीवार बना देती हैं। हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स मिलकर पूरी बॉडी बना देते हैं। इसी तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। उस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ इपॉक्सी पॉलीमर्स, इपॉक्सी पॉलीमर्स का एक मसनूई मिक्सचर used to attach or join a variety of the same or different surfaces together, ठीक है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? एक सिंथेटिक मिक्सचर होगा एपॉक्सी पॉलीमर्स का जो कि इस्तेमाल होते हैं चीजों को जोड़ने के लिए, चाहे सेम सरफेसेस को जोड़ने के लिए, डिफरेंट सरफेसेस को जोड़ने के लिए, टुगेदर आपस में, आर कॉल्ड इपॉक्सी एडहेसिव। जिन्हें हम क्या कहते हैं, इपॉक्सी। वैसे हमें उसको इपॉक्सी एडहेसिव कहना चाहिए। हमें ए सिंथेटिक मिक्सचर मैंने कहा है ना, तो यहाँ पे इस कहना चाहिए, इज कॉल्ड इपॉक्सी एडहेसिव। और यहाँ पे एडहेसिव नहीं, एडहेसिव आना चाहिए। तो आई शुड हैव टू राइट हियर दिस। सो किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है मुझसे, नहीं? तो जनाब, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इपॉक्सी एडहेसिव्स की बात हो रही है। तो इपॉक्सी एडहेसिव्स कंटेन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही है जी। ऑक्सीजन जब भी बॉन्डिंग करता है तो दो लोन पेयर इसके ऊपर पक्के बचते हैं या नहीं बचते? बोलो भाई। टोटल लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें से 2 ये शेयरिंग में यूज कर लेता है, पीछे 4 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स पाए जाते हैं। तो जो इपॉक्सी एडहेसिव्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये है कि इपॉक्सी एडहेसिव्स कंटेन पार्शली पॉजिटिवली, जैसे वाटर में है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हाइड्रोजन और लोन पेयर्स रखने वाले ऑक्सीजन। ऐसा ही है। तो इपॉक्सी एडहेसिव्स कंटेन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ओके। इपॉक्सी एडहेसिव्स आर देयरफॉर स्टिकी एंड कैन मेक, इसी वजह से पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स की वजह से इपॉक्सी एडहेसिव्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, ठीक है। एंड कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द अदर सब्सटेंसेस, और इसी वजह से वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। प्रॉब्लम किसी को? प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्सी एडहेसिव्स, इपॉक्सी एडहेसिव्स हैव एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेशन समझ आ गई? ए सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ इपॉक्सी पॉलीमर्स, इपॉक्सी पॉलीमर्स used to join same or different surfaces together is called epoxy adhesive. Structure का epoxy adhesives contain partially positively charged hydrogen atoms, ठीक है, containing lone pairs, containing oxygen, ठीक है, and oxygen atoms containing lone pairs in their molecules. So epoxy adhesives are therefore, इसी वजह से partially positively charged hydrogen atoms और ऑक्सीजन एटम जिन पे लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से आपके इपॉक्सी एडहेसिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब चिपकने वाले। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं विद द अदर सब्सटेंसेस, दूसरी सरफेसेस के साथ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्सी एडहेसिव्स क्या जी? इपॉक्सी एडहेसिव्स हैव एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस। जिस चीज के ऊपर आप इपॉक्सी एडहेसिव्स की लेयर लगा देंगे वो चीज फिर हवा में मौजूद गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी, उसके ऊपर तेजाबों का असर नहीं होगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इपॉक्सी एडहेसिव्स जो है, पहली बात तो एक्सीलेंट, बड़ी ही नफीस किस्म की, बड़ी ही उम्दा किस्म की कीमियाई मुज़ाहमत रखते हैं।
समझ आया? जिस चीज पे इपॉक्सी एसिड लग जाए वो चीजें दूसरी चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन। इपॉक्सी एसिड्स हैव गुड एडहेशन प्रॉपर्टीज, और दूसरी बात इनकी चिपकने की जो सलाहियत होती है बहुत अच्छी होती है, जबरदस्त होती है। जिसको एल्फी जोड़ जाए ना एक दफा फिर कहते उतरती नहीं है, समझ आया? इसको मत छेड़ना, ये चिपक जाते पर उतरती नहीं है ना, कहते हैं ना ऐसी चिपकने की सलाहियत होती है जबरदस्त किस्म की। जिसको जोड़ दिया फिर उसको उतारना मुश्किल, जिसको जोड़ दिया फिर उसको जोड़ दिया। क्या बात की है, शाबाश, गुड सेंटेंस। इपॉक्सी एसिड पहली बात एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस है, फिर दूसरी बात एक्सीलेंट या गुड एडेशन प्रॉपर्टीज है, जोड़ने की अच्छी सलाहियत है। इपॉक्सी एसिड्स हैव गुड हीट रेजिस्टेंस, इनके ऊपर हरारत का असर बहुत कम होता है। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड टफ कोटिंग, ये जिस चीज पे चढ़ा दिए जाए उसके ऊपर पहली बात तो मजबूत और ताकतवर किस्म की तय चढ़ाते हैं। इपॉक्सी एसिड्स आर चीप एंड लो वेट, मजे की बात ये सस्ते होते हैं और वजन में भी हल्के होते हैं। जी जी हाँ, अभी आगे दे आपको एग्जांपल, अभी देखिए आगे आपको एग्जांपल दे, अभी एग्जांपल आ रही हैं, बस थोड़ा सा जरा सब्र करें। प्रॉपर्टीज पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लो जी यूजेस आ गए। तो ड्यू टू द गुड प्रॉपर्टीज या ड्यू टू द गुड एडहेशन प्रॉपर्टीज, ये यूजेस हैं इनके। इपॉक्सी एसिड्स हैव फॉलोइंग यूजेस: प्रोपेलर्स एंड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, आपकी जो एयरक्राफ्ट हैं, आपके जो हवाई जहाज हैं, ठीक है, इनके जो पुर्जे हैं, देखो बच्चे हवाई जहाज में क्या उड़ना होता है हवा में, तो जिस चीज से उसको बनाया जाए वो चीज हल्की होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हवाई जहाज एल्यूमिनियम का बनता है, किसका? एल्यूमिनियम जो है वो हल्की मेटल है। ये सिक्के आपने देखे, कागजी सिक्के आजकल पता नहीं चलता, वजन ही कोई नहीं है, लेकिन लोहे की तरह सख्ती है उनकी। उनका जो यंग्स मॉडुलस है, जो इलास्टिसिटी है बहुत ज्यादा है, समझ आया? लेकिन हल्के हैं, वेट में हल्के हैं, डेंसिटी बहुत कम है। तो इपॉक्सी एसिड्स क्या करते हैं, ये वजन में हल्के होते हैं और सस्ते होते हैं। इनके जरिए से जब आप क्राफ्ट्स के पार्ट्स को जोड़ेंगे ना, समझ आया नहीं यार, तो वजन में हल्के होंगे और ये पक्का जोड़ते हैं, समझ आया नहीं यार? तो हमें वहां पे वेल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग क्या करती है, वजन बढ़ा देती है। जब आप इस इपॉक्सी एसिड्स लगाएंगे तो वजन में क्या होंगे, जैसे आपने मुझे वो नहीं दिया था, वो उस दिन आपने मुझे केमिकल कितना हल्का था, लाइक दिस, वजन में बहुत हल्के होते हैं। क्लियर हुआ? So, प्रोपेलर्स, प्रोपेलर्स क्या होते हैं, आपने कभी देखा ये पंखों का पर देख रहे हो? हवाई जहाज के अंदर जो पंखे हवा को नीचे की तरफ धक्का देते हैं, उनके परों को जोड़ने के लिए। या जो कश्तियां होती हैं उनके पीछे एक फैन लगा हुआ होता है, पानी में चलने वाली जो मोटर वाली जो आपकी या इंजन वाली जो आपकी कश्ती है, तो वो जो उनके पार होते हैं उनको जोड़ते हैं किसके जरिए से, इपॉक्सी एसिड्स के जरिए से, क्योंकि इनके ऊपर पानी का असर नहीं होता, पानी का असर नहीं होता। समझ आया नहीं यार? जिस तरह आप सिलिका नहीं लगाते, जब शीशा जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक जेल लाइक चीज लगाते हैं, सिलिका, लाइक दैट इज एडहेसिव। क्लियर हुआ? वो जोड़ के रख देता है ना, जोड़ देता नहीं जोड़ देता, अच्छे तरीके से जोड़ता है, वजन में भी हल्का होता है, ठीक है। तो प्रोपेलर्स एंड द पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, बोट्स, कश्तियों को आपस में जोड़ते हैं। पानी का असर तो होना नहीं है, तो कश्ती ने कौन सा खुलना है, सुन रहे हो? उसके बाद जी कार्स, जो कारों के हिस्से होते हैं, उनको भी आपस में किसके जरिए से जोड़ते हैं, इपॉक्सी एसिड्स के जरिए से। ट्रक्स के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में किसके जरिए से जोड़ेंगे, इपॉक्सी एसिड्स के जरिए से, और हेल्ड टुगेदर बाय द इपॉक्सी एसिड्स। प्रोपेलर्स, एयरक्राफ्ट्स, नहीं समझ आया, बोट्स, शिप्स, ट्रक्स, कार्स, इनके जो पार्ट्स हैं, द पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर हेल्ड टुगेदर, आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है, और ठीक है, बिकॉज ऑफ द by using the epoxy adhesives, epoxy adhesives को यूज करके इनके पार्ट्स को आपस में जोड़ जाते हैं। ओके, मैंने कहा गुड हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, हैव गुड हीट रेजिस्टेंस, आग का असर नहीं होता। कुछ प्लास्टिक के बर्तन है ना, उनको आग पर रखो, उन पे असर नहीं होता, आग उनको असर नहीं पहुंचाती, समझ आया? वो पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। कुछ सूट्स हैं, कपड़े हैं जिन पे आग असर नहीं करती, उनके ऊपर इनकी लेयर चढ़ाई गई होती है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनके ऊपर पानी असर नहीं करता, कपड़े गीले नहीं होते, एडहेसिव चढ़ाए हुए हैं उनके ऊपर। बाजी ना तो किसी चीज से केमिकल रिएक्शन करेंगे, इनके ऊपर जो मर्जी फेंक दो रिएक्शन नहीं होगा, समझ आ गया? दूसरी बात, चिपकाने की सलाहियत जबरदस्त है, हीट रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंट है, पानी का असर नहीं होता, वो सुन रहे हो? कोटिंग जबरदस्त होती है,
और जैसे ये मेरी जैकेट देख रहे हो, उसके ऊपर जो ये तय चढ़ाई हुई है इन्होंने उसके ऊपर एक रेजिन की, ठीक है, पानी अंदर दाखिल नहीं होगा, समझ आया नहीं यार? तो ये चीजें हैं इनके अंदर, इसलिए तो यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोहे की बाल्टी बनाते हैं, उसके पैदा लीक हो सकता है, उसके अंदर इपॉक्सी एसिड की एक, जहाँ पे पानी लीक होने का खतरा है ना, वहाँ पे एक इपॉक्सी एसिड की एक लेयर लगा देंगे बस। तो फिर आप उससे पानी गर्म करें, क्योंकि उनके ऊपर ना तो हीट का असर होता है, हीट उनको पिघला नहीं सकती, उनको अलग नहीं कर सकती, समझ आ नहीं है, और दूसरा बात पानी उन पर असर नहीं करता, वो केमिकल रिएक्शन भी नहीं करेंगे, लिहाजा कभी भी वो बर्तन लीक नहीं होगा। सो एट रूम टेम्परेचर मोर, ये बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये इपॉक्सी एसिड्स का पता चल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये मोटी मोटी हेडिंग्स है, याद करना आसान हो गया। सो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये पहली बात क्या, ज्यादातर जो आपके आयनिक कंपाउंड है रूम टेम्परेचर पे, आम दर्जाए हरारत पे क्या होते हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे नमक, खाने का नमक सॉलिड है, बाद में समझ आई। कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड होगा, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड होगा, आयरन ऑक्साइड सॉलिड है, जंग सॉलिड होता है, समझ आया? तो आप रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 1। नंबर 2, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सुन रहे हो? फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस, मिसाल भी दे दी है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? क्लियर हो गया? उसके बाद जनाब अली, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझे? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बड़े ही ताकतवर किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड्स जिनके एक्वस सॉल्यूशन से बिजली पास हो सके। मतलब ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करें ना और उससे बिजली पास करें तो बिजली पास हो, या इनकी पिघली हुई शक्ल में से बिजली पास हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। खाने का नमक सॉलिड स्टेट में पड़ा उससे बिजली पास, हालांकि उसमें आयंस होते हैं, लेकिन क्यों नहीं पास होती? क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस मूव नहीं करते। और बिजली क्या, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, चार्जेस का एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह चले जाना, फ्लो ऑफ चार्जेस इज द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो खाने का नमक है उसके आयंस पक्के अपनी जगह पे जमे हुए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। So therefore in the solid state ionic compounds are not conductors of electricity because, but molten state में पिघले हुए हो, खाने का नमक पिघला हुआ उससे बिजली पास होगी, क्योंकि उसके आयंस पिघली हुई हालत में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लिक्विड है ना, लिक्विड के अंदर आयंस मूव कर सकते हैं, जब आयंस मूव कर सकते हैं तो चार्जेस मूव कर सकते हैं, चार्जेस का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। बट इन मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, जब आप खाने के नमक को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो फिर भी उससे बिजली क्या होगी, पास होगी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये बड़े जबरदस्त किस्म के बर्फ पाशीदे हैं, इनसे बिजली पास हो सकती है। इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपनी ठोस हालत में इनके अंदर से बिजली पास नहीं होती, बट इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन पिघली हुई हालत में और एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा कहते हैं पानी को, जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो इनसे बिजली पास होती है, देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पास कराते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट आपको लैब में मैं करवा दूंगा, ओके? एनी प्रॉब्लम? जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मैक्सिमम आपके आयनिक कंपाउंड्स जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड इन मेनी पोलर सॉल्वेंट्स, और बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब पता है ना, जिनके अंदर पोलर बॉन्ड होगा। सुन रहे नहीं सुन रहे? आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक, पेट्रोल में खाने का नमक डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं समझे? पेट्रोल में खाने का नमक डिसॉल्व नहीं होगा, सुन रहे हो? तो ये वो कह रहे हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर आपके आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन पानी में मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त होते हैं, समझ आ गया? जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, और मजे की बात यह है कि आयनिक कंपाउंड्स बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी, समझ आ गया? और आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं। दियर फार्मूला only indicates the simplest ratio of atoms of different elements present in the compound। तो जिनका फार्मूला यूनिट होता है, जिनका फार्मूला होता है वो इनके अंदर मौजूद जो आयंस होते हैं उनके सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। मैंने बताया ना, सारे आयनिक कंपाउंड्स को उनके एम्पिरिकल फार्मूला से लिखा जाता है।
तो their formula only indicate the simplest ratio of atoms of different elements present in the compound. Clear हो गया? तो बटे मोटी मोटी खुसूसियत है, at room temperature they are solids, they are crystalline solids. आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड और द टेबल सॉल्ट इज 801 डिग्री सेल्सियस. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म. इसको शॉर्ट कर सकते हो जैसे मैंने बता दिया. फिर जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. समझ आ नहीं है? एंड पोलर सॉल्वेंट्स. एंड आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. क्लियर हो गया? दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल. ये बुरबुरे होते हैं. अगर इनके खाने के नमक की डली पे थोड़े की चोट मारोगे तो टूट जाएगी. जैसे बिस्किट है, ऐसे करो टूट जाता है. ऐसे बुरबुरे होते हैं. अब लोहे के ऊपर आप चोट मारोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं. लेकिन खाने के नमक की डली पे चोट मारोगे टूट जाएगा. बुरबुरे होते हैं. समझ आया या नहीं आया? फिर जनरली आयनिक कंपाउंड्स जो है वो वेरी रिएक्टिव होते हैं. और लास्ट पॉइंट ये है कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स. इतना भी कह सकते हो. एंड देयर फार्मूला यूनिट इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द आयंस ऑफ डिफरेंट एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड. प्रॉब्लम किसी जी ना? ये शक्ल देख रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है. डेफिनेट शेप है ना. तो फिगर नंबर 4.3 shows the arrangement of ions in NaCl and CaCl. सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड. ये सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूब इसका स्ट्रक्चर होता है. क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं. कौन सा क्रिस्टल्स? क्यूब. क्या होता है क्यूब? क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का पता है? तीन ये चार कोण वाली ऐसी बन शक्ल जिसकी चारों साइडें बराबर हो. बेटा इसका 3 डायमेंशन में जो एनालॉग होगा. एक ऐसा बॉक्स जिसकी तमाम साइडों की लेंथ बराबर हो. ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है. ये ऐसा बॉक्स है जिसकी ये साइड तमाम साइडें लेंथ में क्या होती हैं? इसे कहते हैं क्यूब. तो खाने का नमक जो होता है उसकी जो क्रिस्टल होती है वो क्यूबिक होती है. लाइक दिस. यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे कौन होगा? क्लोरीन होगा. यहाँ पे सोडियम होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा. समझ आया नहीं है? इसके नीचे सोडियम होगा, क्लोरीन होगा. समझ आया नहीं है? ये जो बड़े आयंस नजर आ रहे हैं ना, बड़े आयंस, समझ आया? ये क्लोरीन के हैं और जो छोटे आयंस हैं वो सोडियम के. अब समझ आया? अब एक जरा गौर करना. एक सोडियम को कितने क्लोरीन ने घेर रखा? गिनना जरा. ये एक सोडियम है. 1 2 3 4 5. सुन रहे हो? छठा कहां गया? एक ऊपर, सुन रहे हो? एक नीचे और ये छठा. 1 2. इसका गिर चेक करें. ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा हुआ, ये भी. 4 ये और 5वां ये ऊपर और छठा ये नीचे. एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेर रखा होता है और एक क्लोरीन को 6 सोडियम ने घेर रखा होता है. समझ आया नहीं है? जैसे एक क्लोरीन है ना, तो एक यहाँ पे सोडियम लगा हुआ, एक सोडियम यहाँ पे होगा. सुन रहे हो? एक ऊपर, एक ये, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, टोटल. और एक नीचे 6 क्लोरीन ने, 6 सोडियम ने एक क्लोरीन को और एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेर रखा हुआ था. कहता नोट दैट बोथ NaCl and CaCl फॉर्म कलरलेस क्यूबिक क्रिस्टल्स. इन दोनों की जो क्रिस्टल्स होती हैं वो क्या होती है? क्यूबिक होती हैं. कौन सी होती हैं? क्यूबिक क्रिस्टल्स. ये ऐसे इनके क्रिस्टल के अंदर ना जो स्ट्रक्चर बनता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो क्यूब की फॉर्म का होता है. क्लियर हो गया? ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड. अब समझ आया? कोई बंदा आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, तो आपने यहां से लिखना. बहुत है ये स्ट्रक्चर तो बना लोगे, अब ये भी नहीं बना सकते. बना लोगे पक्का या नहीं? बस इस तरह आपने अरेंज करना. अब यहाँ पे देखें, मैं एक को बड़ा कर दूंगा, एक को छोटा कर दूंगा. समझ आया? फिर इसको बड़ा कर दूंगा, इसको छोटा कर दूंगा. ये लाइक दिस इनके क्रिस्टल्स होते हैं. ये फेस सेंटर्ड क्यूब्ड स्ट्रक्चर है. इसमें एक सीजियम को 12 क्लोरीन ने घेर रखा होता है या 8 ने. देखते हैं. तो each sodium ion is surrounded by 6 chlorine ions and each chlorine ion is surrounded by 6 sodium ions. Full stop. बस. Note that in NaCl, समझ आया नहीं है? Each sodium यहाँ से
यहाँ तक बस ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आपने बता दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज डिफरेंट फ्रॉम द NaCl। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है NaCl से। इन सीजियम यहाँ से शुरू हो रहा है। इन सीजियम को बंदा आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड CaCl, तो कहना देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। In CaCl, each cesium ion is surrounded by 8 chloride ions, and each chloride ion is surrounded by 8 cesium ions. Thus, in crystals, each ion is attracted strongly to each of its neighbors. तो क्रिस्टल में हर आयंस को उसके नेबर्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये जो इसके नेबर्स है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इशू को। तो बस सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अलग से बनाइएगा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अलग से मुझे बताइएगा। समझ आया? इस पे नोट लिखें, राइट एंड नोट ऑन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे सिर्फ ये क्रिस्टल चाहिए और यहाँ से यहाँ तक ई सोडियम आयोडाइड इन द क्रिस्टल, ठीक है। आपने कहना NaCl forms colorless cubic crystal. Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions as shown in the figure। और ये फिगर आपने बना दी। क्लियर हो गया? सीजियम क्लोराइड के पूछो तो इन CaCl cesium ion is surrounded by the 8 chloride ions and each chloride ion is surrounded by the 8 cesium ions which is shown in the figure। ओके, फिर ये शक्ल बना दे दी। अच्छा जी, जब खाने का नमक को पिघला दिया जाता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, गौर से सुनना, तो जो सोडियम आयन है, सुन रहे हो, मैं पॉजिटिव से सोडियम को शो करूंगा और नेगेटिव से क्लोरीन को। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा नीचे कौन होगा? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बच्चे सॉलिड स्टेट में ये आयन यहाँ से मूव नहीं कर सकता। सॉलिड स्टेट में ये आयन यहाँ से मूव नहीं कर सकता, तो जनाब अली फिर क्या होगा? करंट पास नहीं हो सकता। करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट की क्या डेफिनेशन है? फ्लो, बहाव, बहना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हवा बहती है ना, पानी बहता है ना, तो फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इस कॉल्ड, उसे हम करंट कहते हैं। अब ये तो मूव ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाते हैं, लेकिन ये मूव ही नहीं करते आयंस, तार में बह ही नहीं सकते। सुन रहे नहीं सुन रहे? सॉलिड स्टेट में आयंस अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। इन द सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। इन द सॉलिड स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। जी जनाब, ओके, यहाँ तक किसी को इशू है? सो जनाब, कोई बात समझ आई? लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, जैसे पानी फ्लो नहीं करता, वैसे आयंस भी फ्लो कर सकते हैं। या जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो खाने का नमक उसमें हल हो जाता है, आयंस इधर से उधर जा सकते हैं पानी के अंदर। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? सो बच्चे, जब आप इसके अंदर आप देखें, ये बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने एक रॉड जोड़ी और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक रॉड जोड़ी, तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इसको कहते हैं कैथोड। A rod which is connected to the negative terminal of battery is called cathode, और इसको कहते हैं एनोड। A rod which is या an electrode which is attached with the positive, ये वोल्टामीटर है, ठीक है, ये एम मीटर है, ये बताएगा करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, इसे एम मीटर कहते हैं, सॉरी, ठीक है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब जब आप इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ये पिघला हुआ मोल्टन सॉल्ट कह रहा है, मोल्टन, तो जब ये पिघला हुआ होगा, आयंस मूव कर सकते हैं जगह से दूसरी जगह। क्लियर हुआ? नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। जब जैसा ही आप इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव रॉड्स को लगाएंगे तो ये आपका एम मीटर आपको बताएगा कि हाँ जी करंट फ्लो होना शुरू, या आप इसकी जगह पे एक बल्ब लगा दें तो बल्ब जलना शुरू कर देगा। समझ आया नहीं यार? तो जो आपके ये पॉजिटिव रॉड है, क्या इसकी तरफ आपके पॉजिटिव आयंस आएंगे? पॉजिटिव को क्या करते हैं? रिपेल। ये नेगेटिव आयंस जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ना समझ आ रहा नहीं आ रहा? और जो पॉजिटिव आयंस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? कैथोड की तरफ। इसलिए इनको कैटायंस कहते हैं। पॉजिटिव आयंस को कैटायंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव आयंस को एनायंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनोड की तरफ जाते हैं। समझ आ? अब देखो इसके अंदर से चार्जेस मूव करना शुरू हुए या नहीं हुए? पॉजिटिव चार्जेस किसकी तरफ जाएंगे?
सॉरी नेगेटिव चार्जेस एनोड की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ जाएंगे, तो इसके अंदर चार्जेस ने फ्लो करना शुरू कर दिया एक डायरेक्शन में, ये नहीं कर दिया। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस एंड दिस इज का द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? और यहां से ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। अब क्यों जलेगा? आई विल टेल यू इन द 7th चैप्टर, वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चे ये तारे जो होती हैं इसके अंदर ये आयंस मूव नहीं कर सकते, इनके अंदर कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कौन? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। समझ आया या नहीं आया? यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नेगेटिव आयंस है ना, इनसे ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। क्लोरीन जाएगा किस पे? एनोड पे। एनोड क्या करेगा? क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब एक क्लोरीन तो अकेला नहीं रह सकता, 2 क्लोराइड इस पे जाएंगे, क्लोरीन गैस बना के यहां से बुलबुलों की शक्ल में बाहर निकालना शुरू कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे पंप नहीं पानी खींचता, टैंकी से खींच के ऊपर टैंकी में डालता है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और यहां से इलेक्ट्रॉन पंप करता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं तो जो सोडियम आयंस है, सुन रहे हो? अब देखे दो इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो 2 सोडियम आएंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको 2 सोडियम एटम्स मिल जाएंगे न्यूट्रल चार्ज रखने वाले। तो यहां से जो आपके पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर न्यूट्रलाइज होंगे और क्लोराइड आयंस जो नेगेटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स देकर न्यूट्रलाइज होंगे। और इस तरह बाहर यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करेंगे। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, यहां से ये खींचेगा और यहां से ये पंप करेगा और इस तरह आपका जो खाने का नमक है, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट होता जाएगा। समझ आया? तो मोल्टन कंपाउंड्स, मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके जब मोल्टन होते हैं, पिघले हुए होते हैं, जब आपके आयनिक कंपाउंड्स पिघल जाते हैं तो इनके अंदर चार्जेस मूव, आयंस मूव कर, आयन चार्जेस है ना, तो फ्लो कर सकते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकती है। याद रखना, अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो याद रखना, को बंदा आपसे पूछ ले इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जवाब ये सुन ले एक दफा, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सवाल पूछे व्हाई, ऐसा क्यों है? तो आपने कहना है इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट या इन सॉलिड फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सो देयरफॉर जब आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, चार्जेस कैन नॉट फ्लो थ्रू देम। व्हेन चार्जेस कैन नॉट फ्लो थ्रू देम, सो देयरफॉर दे आर नॉट द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट पास होने का क्या मतलब है कि क्या इस सब्सटेंस से चार्ज फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता? समझ आया या नहीं आया? तो मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, सो देयरफॉर करंट फ्लो कर सकता है। बिकॉज़ इन द मोल्टन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस इधर से उधर जा सकते हैं, जैसे पानी बॉयल करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे मूव करते हैं, इसी तरह जो आपके आयनिक कंपाउंड, उनके आयंस वो पिघली लिक्विड स्टेट है ना, अब आयंस फ्री टू मूव होते हैं, वो अपनी पक्की जगहों पे बंधे हुए नहीं होते। सॉलिड स्टेट होती क्या है? ऐसी स्टेट जिसमें आपके सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपनी जगहों पे फिक्स्ड हों और मूव ना करें। जब आयंस मूव नहीं कर सकते तो करंट कैसे पास होगा? आयंस की मूवमेंट तो करंट है। जब आयंस मूव ही नहीं कर सकते, so therefore in the solid state, and in solid form the ions are not free to move in the ionic compound, so therefore ionic compounds are not conductors of electricity. कंडक्टर्स का मतलब वो चीज जिससे करंट फ्लो कर सके, वो कंडक्ट होने नहीं देते, वो मूसल ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर हुआ? सो फिगर शोज द NaCl, फिगर शोज दैट NaCl मेल्ट्स एंड सोडियम, जब ये मेल्ट करेगा, जब ये मेल्ट करेगा तो फिर पता क्या होगा? क्या होगा? ये आयंस जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ये क्या करना शुरू कर देंगे? ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, पिघल जाएंगे। तो फिगर शोज दैट NaCl melts and the sodium and chloride ions are free to move throughout the molten salt। अब बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? जैसे आपके पास ना, आपके पास बंटे जो हैं वो एक क्रेट में पड़े हुए हैं, जैसे अंडे नहीं, अंडे आपने उनको क्रेट में रख के ऊपर से बंद किया होगा। अब आप क्रेट उठाए और अंडे ऐसे रख दें तो थोड़ी सी ठोकर लगे, सारे अंडे फिर रहे होंगे, नहीं फिर रहे होंगे आसपास? क्रेट में पड़े हुए होंगे तो वो नहीं हिलेंगे, लेकिन जैसे बाहर रखेंगे तो कोई अंडा रेड के उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लाइक दिस। जो आपके खाने के नमक के आयंस है ना, जब वो पिघलता है तो वो आयंस इधर उधर मूव करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। मोल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट का मतलब ही ये कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और जब आपका कोई आयनिक कंपाउंड है, उसके पार्टिकल्स आयंस होते हैं, जब आयंस मूव कर सकते हैं तो चार्जेस मूव कर सकते हैं। सो देयरफॉर फिगर शोज दैट NaCl melts and the ions that are the sodium and chloride ions are free to move, वो आजाद होते हैं हरकत करने के लिए throughout the molten salt, सारे के सारे, थ्रू आउट का मतलब सारे सॉल्ट में जिधर मर्जी जा सकते हैं।
When the voltage is applied, वोल्टेज का मतलब जब उसके ऊपर आप लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। प्रेशर है, कौन सा प्रेशर? इलेक्ट्रिकल। ये एक साइड से चार्जेस को खींचेगा, दूसरी साइड पे पंप करेगा। तो क्या, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, सोडियम आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव रॉड, इलेक्ट्रोड का मतलब ये रॉड है जो बैटरी के किसी टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है। तो सोडियम आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड या रॉड की तरफ मूव करेंगे। एट द सेम टाइम क्लोराइड आयंस मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया? दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इनसाइड ए सेल इज रिस्पांसिबल। ये जो आयंस की मूवमेंट है, आयंस, एक आयन का पॉजिटिव आयन का नेगेटिव रॉड की तरफ जाना और नेगेटिव आयन का पॉजिटिव रॉड की तरफ जाना, ये जो मूवमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ आयंस इनसाइड ए सेल, एक सेल के अंदर जो आयंस की मूवमेंट है रॉड्स की तरफ, ये मूवमेंट जो है इज रिस्पांसिबल, ये जिम्मेदार है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बहाव का, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में, इन एक्सटर्नल वायर, बैरूनी तार में। बैरूनी तार में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किन से आ रहे हैं? इन आयन से आ रहे हैं। जो नेगेटिव आयंस होंगे ना, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है इनसे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, बैटरी इनसे इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर निकाल लेती है। सुन रहे हो? बैटरी कहते हैं ना, इनके पास जो इसने फालतू इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ होता है किसी से, बैटरी खींच के बाहर निकाल लेती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। समझ आया नहीं यार? तो इस तरह वो जो इलेक्ट्रॉन बैटरी से खींचती है वो वायर में फ्लो करते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, क्यों मूव कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा ये भी, मसला किसी क्लियर हो गया? तो दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इनसाइड ए सेल इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इन द एक्सटर्नल वायर। वायर में इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस की वजह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में आयंस फ्लो करते हैं। इस सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन में यहां पे आयंस की वजह से करंट पास होता है, और ये जो तार है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होता है। समझ आ गया? समझ आया या नहीं आया? एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, ये इसे कहते हैं टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन खींचता और नेगेटिव उनको पंप करता है। समझ आया नहीं आया? सो क्लियर हो गया? कि बंदा आपसे पूछ ले कि describe the flow of electrical current in the molten NaC, you will have to give the explanation like this. Okay?